मैं आज आप लोगों को शब्दों के सतही अर्थ और उसके निहित अर्थ के बारे में बता रहा हूँ। मतलब शब्द एक ही है, लेकिन उसका सतही अर्थ कुछ अलग होता है और निहित अर्थ बहुत अलग हो जाता है। तो आपको ये सब इसलिए जानना ज़रूरी है कि आप अपने समाज में किसी व्यक्ति की बात या समाज में चल रहे कोई बात या किसी संस्कृति के संदर्भ में कोई शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है उसके वास्तविक अर्थ को समझें, सतही अर्थ तक सीमित नहीं रहें। यह आपको यह दृष्टि देगा, आपको यह विजन देगा कि आप शब्दों के सतही अर्थ के साथ साथ उसके निहित अर्थ को समझ सकें। ध्यान दें, यदि आप युवा हैं, परीक्षार्थी हैं, तो अब आपको निबंध लिखना अनिवार्य हो गया है। चाहे आप राजकीय आयोग परीक्षा को दें या केंद्र संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दें, तो जब आप शब्दों के सतही अर्थ और निहित अर्थ को समझने लगेंगे, आपको ये विजन जब आ जाएगा, तो आप किसी भी तरह के जो निबंध दिए गए हैं आप उसको बहुत अच्छे तरह से, बहुत इम्प्रेसिव तरह से आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सतही अर्थ मतलब सुपरफिशियल मीनिंग, निहित अर्थ इम्प्लाइड मीनिंग, भाव अर्थ भावार्थ मतलब जिस्ट और उसका संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अर्थ स्ट्रक्चरल मीनिंग। अब देखिए, शब्द एक है लेकिन हमने यहाँ 4 कैटेगरी में समझाया है। आपको मैं उदाहरण दे करके अंत में स्पष्ट कर दूंगा पूरा। तो सतही सुपरफिशियल अर्थ हुआ, निहित इम्प्लाइड अर्थ हुआ, भावार्थ आप इसको एक्सप्रेशन का मीनिंग कह सकते हैं, जिस्ट हुआ, और उसकी संरचना का क्या अर्थ निकलता है। इसे समझाना, इसे समझना आपके आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग और या विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, किसी चीज़ का एनालिटिकल इवैल्यूएशन करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है। मैंने इन दोनों शब्दों का इसलिए प्रयोग किया है कि नई शिक्षा नीति में जो 2020 का जो नीति आया है उसमें ये दोनों अवधारणा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो मैं इसको बात बढ़ाता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। इस अवधारणा को सबसे पहले स्विट्जरलैंड के भाषा विज्ञानी फर्डिनांड डी सौसुरे ने दिया तो 1 शताब्दी पहले था, लेकिन विगत 60-70 वर्षों में यह पॉपुलर होना शुरू हुआ। यह भाषा के संरचनावाद के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब किसी शब्द का जो होता है, आप जानते हैं कि जो बनावट होता है, तो एक दूसरे से जो संबंध है, एक दूसरे का जो संदर्भ है, उसके अनुसार किसी भी चीज़ का अर्थ होता है। आप जब संरचनावाद को समझते हैं तो सतही अर्थ के साथ साथ आप उसके निहित अर्थ, उसके भाव अर्थ और उसके संरचनात्मक अर्थ को समझ सकते हैं। अब आप देखें, जब बात शब्द की आती है तो कोई भी वाक्य, कोई भी जो हम एक्सप्रेशन करते हैं, यदि कोई पैराग्राफ लिखते हैं या कोई लेख लिखते हैं तो उसमें वाक्य होते हैं, और वाक्य जो है शब्दों से बनते हैं। शब्दों के विशिष्ट स्थान, विशिष्ट प्रयोग, उपयोग के द्वारा वाक्य बनते हैं, और शब्द जो होते हैं वो संकेत और उसके महत्व से बनता है। संकेत मतलब साइन और उसका सिग्निफिकेंस, आप क्या संकेत दे रहे हैं। जैसे पशुओं में देते हैं तो मानव भी पहले पशु था, तो आप समझ गए कि शब्दों के साइन और सिग्निफिकेंस से शब्द बनता है, संकेतों और उसके सिग्निफिकेंस से, और उससे वाक्य बनता है। लेकिन किसी भी शब्द या वाक्य का जो विशिष्ट
अर्थ जो होता है, जो स्पेसिफिक अर्थ होता है, वह उनके विशिष्ट संबंधों के आधार पर बनता है, जो विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न रेफरेंसों में, पृष्ठभूमियों में, बैकग्राउंड में, पर्यावरण, इन्वायरमेंट में, पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम में, समय मतलब काल समय के बदलने से एक ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। आकाश, स्पेस, स्पेस कहने का मतलब हुआ क्षेत्र। जैसे कम्युनल भारत में जो है अर्थ बड़ा नकारात्मक अर्थ रखता है, लेकिन वही यूरोप में कम्युनल तो कम्युनल जो है वो किसी समुदाय से संबंधित हो जाता है और उसका नकारात्मक अर्थ नहीं होता है। संस्कृति, अलग अलग संस्कृति में एक ही चीज का अलग अलग मतलब होता है। जैसे भारत में जो महिलाएं विधवा हो जाती है तो संस्कृति यह मांग करती है कि वह अशुभ के तरह सफ़ेद कपड़ा पहने, कोई रंगीन कपड़ा नहीं पहने और आकर्षित नहीं करे। लेकिन वही यूरोपीय, पश्चिमी यूरोपीय या पूरे यूरोपीय संस्कृति में सफ़ेद जो साड़ी है, सफ़ेद जो परिधान है, वह शुभ माना जाता है और विवाहों में पहना जाता है। तो ये तो महत्व की बात कर रहे थे। इसी तरह सभ्यता, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, रिलीजन, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो इसका जो अलग अलग बदलने से एक ही शब्द का अर्थ भी बदलने लगता है। तो आप इसको अब आगे और चलें तो आपको स्पष्ट होगा सतही अर्थ क्या होता है। जैसे देखिए, आपको उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बैसाख नंदन आप जानते हैं किसको कहा जाता है? बैसाख नंदन का सतही अर्थ गधा होता है। जो आप एक जानवर को देखते हैं जो चार पाई, स्तनपाई एक पशु है जिसे मूर्ख समझा जाता है, उसको बैसाख नंदन कहते हैं। सतही अर्थ बैसाख नंदन का गधा होता है। लेकिन जब निहित अर्थ जब आप जानेंगे तो आप कह सकते हैं कि बैसाख नंदन मतलब कोई बुद्धू है, कोई गधा है, या भावार्थ भी कहें तो कोई मूर्ख है, उसके लिए एक किया जाता है। लेकिन जब इसके संरचनात्मक अर्थ में जाते हैं तो आप बैसाख नंदन का अर्थ जो है बुद्ध होता है। अब देखिए, बैसाख नंदन गधा भी हुआ और बुद्ध भी हुआ, तो संरचनात्मक अर्थ क्या है? अब इसका देखिए, इसका समय काल देखिए कि बैसाख नंदन शब्द का अभ्युदय जो हुआ कब हुआ, क्यों हुआ। तो बैसाख का नंदन जो है, आप गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं कि बैसाख के नंदन जो थे गौतम बुद्ध थे। बैसाख महीने के पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ, उनका महापरिनिर्वाण हुआ और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, जिससे गौतम जो हैं बुद्ध कहलाए। तो इस तरह का जो महत्वपूर्ण बैसाख महीने का जो नंदन थे, उनसे माने बुद्ध से जो चिढ़े हुए लोग थे, उन्होंने उनको बुद्धू बनाने के लिए, बुद्ध से बुद्धू बनाने के लिए उसका भावार्थ मूर्ख बना दिया। समझ रहे हैं आप? और आप निहित अर्थ अब आप समझ गए कि बैसाख नंदन का निहित अर्थ बुद्ध होता है या मूर्ख होता है। तो संरचनात्मक अर्थ से आप समझ गए कि शब्दों की उत्पत्ति क्यों होती है, उस जो शब्दों को ये जो स्वरूप दिया है उनकी मंशा क्या थी, और इस तरह से आप समझ सकते हैं यह किस काल की आवश्यकता थी और किस काल समय में इस शब्द का उत्पत्ति हुआ है। इसी तरह से हम एक दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं कि कोई कहता है किसी को कि वो तो गया गुजरा आदमी है। गया गुजरा आदमी मतलब वह आदमी जो गया से गुजर चुका है। गया भारत का एक प्रमुख नगर है, बिहार का एक प्रमुख नगर है, जो आप जानते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ बुद्ध का गया है, बोध गया है। इसी के लिए गया बहुत फेमस हुआ करता था अति प्राचीन काल में। लेकिन मध्य काल में जो है, सामंती काल में जो है, गया से चिढ़ने वाले लोग, बुद्ध से चिढ़ने वाले लोग
चूँकि बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना का प्रसार कर रहे थे, मानवता का प्रसार कर रहे थे, तो सामंत काल में उनसे जो चिढ़े हुए लोग थे वे बुद्ध को बुद्धू कहना शुरू किया, वैशाख नंदन कहना शुरू किया। साथ ही जो गया शहर था उसको इतना निकृष्ट माना गया कि ये जो गया जो है ये मगध की धरती का केंद्र माना जाता है। इसीलिए आज भी जो है उत्तर बिहार के लोग जो हैं, जो पुराने विचारों के हैं, पुराने उम्र के हैं, वो अपना दाह संस्कार उत्तर बिहार में ही करना चाहते हैं, गंगा के उत्तरी तट पर करना चाहते हैं, गंगा के दक्षिणी तट पर नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि गया मगध का केंद्र था और मगध की भूमि अपवित्र मानी जाती थी, और मगध से लगता हुआ गंगा का जो उत्तरी किनारा है उसको भी, दक्षिणी किनारा जो गंगा का है, जो मगध का उत्तरी किनारा है, उसको भी अपवित्र माना गया। तो उसी समय से ये है कहानी जो है चल चला कि जो आदमी मगध तो छोड़ दीजिए, उस निकृष्ट प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, उसके केंद्र से गुजर गया है, तो इससे निकृष्ट, इससे एक निम्नतर स्तर का कोई और आदमी नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पर समझ गए कि एक ही चीज का जो है कितना अर्थ हो सकता है, सतही अर्थ भी, निहित अर्थ भी, भावार्थ भी, संरचनात्मक अर्थ भी। तो इस तरह से आप शब्दों को समझने का कोशिश कीजिए, अपना क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन को विकसित कीजिए, या विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, एनालिटिकल इवोल्यूशन को आप विकसित कीजिए। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा कि इसे सिर्फ लाइक ही नहीं करें, इसे शेयर भी करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। इससे हमें समर्थन भी मिलता है और सहयोग भी मिलेगा। धन्यवाद।